नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में राजकीय वृक्ष बुरांस के पौधे का रोपण किया और सामान्यतः बुरांस ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है। पहली बार मुख्यमंत्री आवास परिसर में बुरांस के पौधे का रोपण किया गया। राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में भी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बुरांस के पौधे रोपण किए गए और इसके अलावा राजकीय उद्यान में बांज, देवदार, काफल, सहतूत, जामुन के पौधों को भी लगाया जा रहा है। अल्मोड़ा पहुंचे प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जिले में खुले मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है और उन्होंने बताया कि नर्सिंग स्टाफ के लिए 300 नियुक्तियां की जाएंगी जो वर्षवार होंगी। 800 से ज्यादा ANM की भर्तियां वर्षवार की जा रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 339 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जा रही है, जिनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देने के लिए 5000 से ज्यादा शिक्षकों की भी नियुक्ति की जा रही है। उसकी कार्य योजना भी हम हर जिलों में बना रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है। कुमाऊं को एक नया एम्स मिल गया है, जल्दी उसका भूमि पूजन हो जाएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हम लोग 3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां करने जा रहे हैं जो कि वर्षवार होंगी। लगभग 800 ज़्यादा ANM की भर्ती कर रहे हैं, वो भी वर्षवार होगी। 339 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, ताकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत न हो। तो वो भी जल्दी जो है उसके इंटरव्यू हो गए हैं, रिटर्न हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी जो है उनके भी नियुक्तियाँ हो जाएंगी। इतना ही नहीं, 5000 से ज़्यादा टीचरों की भी हम नियुक्तियाँ कर रहे हैं जहाँ भी टीचरों की दिक्कत है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में हो, हम लोगों ने प्रत्येक ब्लॉक में अब गुरुवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रामनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने की बात कही। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व CM ने धामी सरकार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह पारदर्शिता से काम कर रही है। वहीं उन्होंने दिल्ली में हुए उत्तराखंड की बेटी किरण की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले पर बोलते हुए कहा कि वो न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो उसे लेकर काफी आहत हैं। और उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से भी बात की और वे इस मामले में शीघ्र सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। सच्चे की स्थायी राजधानी घोषित नहीं है, लेकिन राजधानी में जो काम होते हैं वो सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। वो देहरादून से संचालित हो रहे हैं। काम में कहीं कोई बाधा नहीं है। ये सवाल जरूर है आपका और सवाल जायज भी है, इसका भी निवारण होना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। सर, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार आवाज़ उठाई जाती है। आपके समय में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई, लेकिन मौजूदा समय में सरकार पर कई आरोप लग रहे हैं। बताया जाता है पोस्टिंग में और ट्रांसफ़र में लाखों रुपए की मांग की जा रही है, लेकिन आप जैसे एक मुख्यमंत्री रहे जिसने जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई, उसको ये सब देख के और सुन करके कैसा महसूस होता है? अब देखिए, मुझे लगता है कि ये जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेज़ी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर। सर, चौकी इंचार्ज और कोतवाली के चार्ज दिलाने तक में भी पैसे खाए जा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। देखो भैया, तो ऐसा है, देखो इन सवालों का मैं क्या जवाब दूं, लेकिन अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन लोगों को सामने आना चाहिए। और भ्रष्टाचार पैसा लेने वाला जितना दोषी है उतना देने वाला भी दोषी है। मैं समझता हूँ कि ये जो करप्शन है, ये करप्शन दोनों तरफ से होता है, दोनों हाथों से होता है और उसमें
उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको वो भी एक्सपोज होना चाहिए जो लोग इस तरह के काम में सम्मिलित हैं। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है। देखिए, अगर हम थोड़ा कम राजस्व लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कम लेने से हमारे अगर सेल बढ़ जाती है, डिमांड हम ज़्यादा पूरी कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो हमारी इनकम बढ़ती है की जा रही है। वो अड़ोस पड़ोस में क्या स्थिति है, अगर उससे राज्य की इनकम बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है रॉयल्टी कम करने में। राज्य का राजस्व बढ़ना चाहिए और आम आदमी को, सामान्य आदमी को अगर फायदा हो रहा है तो मुझे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज सचिवालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित करने और उत्पादन को दुगना करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा तो विभाग की तरफ से लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि 80,000 मेट्रिक टन के उत्पादन को दोगुना किया जाएगा और कश्मीर, हिमाचल के बाद देश भर में उत्तराखंड के सेब की डिमांड हो, और उसके लिए अभी से ही अधिकारियों को रणनीति के तहत और किसानों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि आगामी 21 नवंबर को फिर से विभाग की एक और समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें अधिकारियों से रणनीति और कार्य योजना पर बातचीत होगी। देखिए, सर्दियों में हमारे शीतकालीन फल हैं, जैसे सेब है, खुबानी है, आड़ू है, प्लम है, ये इनकी पौध हम जो है किसानों को देते हैं। और मैंने इसकी आज एक रिव्यू मीटिंग की कि कितनी डिमांड यहाँ पर आई है, क्या विभाग इसके लिए तैयार है कि अगर हमारा किसान हमसे कहता है कि हमें इतने फल दें, तो मुझे बताया गया कि सेब की करीब 2.25 लाख, आड़ू की 62,000, प्लम की 35,000, इसी प्रकार कीवी की 65,000, खुमानी की 18,000 पौधों की डिमांड आई है। और जो मैंने जानकारी ली कि पिछले वर्ष की अपेक्षा में ये कम है। मैंने अधिकारी से पूछा इसका कारण क्या है, क्या कारण है कि किसान आपसे न लेकर दूसरे स्थानों से या डायरेक्ट नर्सरी से ले रहा है। मैंने इसके लिए उनको एक एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा है और 21 तारीख को दोबारा इसकी रिव्यू मीटिंग रखूंगा, क्योंकि आज जो हमारा हर्सिल का सेब है, अमेरिका की सेब से ज़्यादा बढ़िया सेब है, उसकी बहुत डिमांड है। और मैंने सबसे ज़्यादा कहा है कि हम एप्पल पर फोकस करें। हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो कश्मीर व हिमाचल के बाद हम तीसरे नंबर पर होंगे। आज हमारा उत्पादन लगभग 80,000 टन है, उसको बढ़ाकर हम दुगना करेंगे। इसके लिए मैं दल निश्चित किया है। इसके लिए आप एक एक्शन प्लान बनाइएगा, एक टारगेट फिक्स कीजिएगा और शीघ्र ही हम हर वर्ष एक। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने आज सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया, साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बीच उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार सुबह गर्भगृह में भगवान के दर्शन किए। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष अपने गढ़वाल के 3 दिवसीय भ्रमण के दौरान बुधवार को भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर रात बद्रीनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना और प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के लिए कामना की। इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया और तुलसी माला, प्रसाद और बद्रीनाथ के अंग वस्त्र भेंट किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए उनकी यात्रा का जायजा भी लिया। इसके बाद उन्होंने देश के अंतिम गांव माणा का भ्रमण किया और भोटिया जनजाति की महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आज बद्रीनाथ के दर्शन के बाद अभिषेक हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम भारत के पहले गांव माणा पहुंचे हैं और आपको दिख रहा होगा बर्फबारी हो रही है। हम सब बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों को मैंने प्रार्थना की कि उत्तराखंड में तरक्की रहे, विकास रहे, शांति रहे। ऐसी प्रार्थना मैंने बद्री विशाल जी से की और आज यहाँ पे पहुँची हूँ पहले गाँव भारत के और बहुत आनंद आ रहा है।
उत्तराखंड के बटकोट में 5 दिनों से चल रहे रवाई शरदोत्सव और विकास मेले का समापन हो गया है। समापन समारोह में पालिका अध्यक्ष उत्तरकाशी और पालिका अध्यक्ष बटकोट मौजूद रही। आपको बता दें कि इस बार के विकास मेले में सरकारी और महिला समूह के स्टॉल नरेंद्र सिंह नेगी, मीणा राणा, कुलदीप शर्मा और स्कूली छात्रों के लोक नृत्य चर्चा में रहे। वहीं समापन समारोह के दौरान उत्तरकाशी पालिका अध्यक्ष और सेमवाल ने कहा कि इस तरह के विकास मेले आम लोगों के जुड़ने और ऊर्जा पैदा करने के लिए होते हैं, जिन्हें लगातार इस तरह का आयोजन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी बेहतर रहा। पहले दिन हमारे शहरी विकास माननीय मंत्री जी आए, प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ। और कल जब सांस्कृतिक संध्या का जो समापन हुआ उसमें हमारे जिलाध्यक्ष आए दीपक बिजवान जी। और आज जो हमने सोचा भी नहीं था, साक्षात गंगा जी हमारे सामने हैं, हमारे उत्तरकाशी के नगर पालिका परिषद के माननीय अध्यक्ष जी रमेश सेमवाल जी। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आज अध्यक्ष जी नहीं आए, लेकिन साक्षात गंगा जी तो गंगा तुलसी यहाँ पे आया है। बोलते हैं लोग ना कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। इस मेले में हम एक बार मायूस हो चुके थे, शायद आप सब लोगों को विदित है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मुझे 3 बार आश्वासन दिया कि मैं बटकोट आ रहा हूँ, लेकिन किन्हीं तत्वों के कारण मैं तो ये बोलूँगी कि वो असामाजिक तत्व हैं जो अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं और अपने अंदर ऐसी भावना रखते हैं। मुख्यमंत्री जी बटकोट नहीं आए तो हम टूट से गए थे, लेकिन ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया। और मैं यहाँ के जितने भी सरकारी विभाग हैं, विशेष करके शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग, जितने भी यहाँ पे विभाग हैं, सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला और पत्रकार बंधुओं का भरपूर सहयोग मिला। और यहाँ नगर पालिका बटकोट की जो जनता है, जिसकी तो मैं आजीवन आभारी रहूँगी, जिन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से इस मेले को संपन्न किया। मैं पुनः एक बार पूरी नगर पालिका परिषद की समस्त जनता को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ इस मेले की, और आगे के मेले का इंतजार करें सब लोग। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपनी सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती अनुपमा रावत जी को। आपके अथक प्रयास से रवाई शरदोत्सव बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य और दिव्य हो रहा है। और आपको पूरा बधाई, पूरे बोर्ड को, पूरे पालिका परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि सबके सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रकार साथियों को, बटकोट की महान जनता को। आपने पूरा सहयोग नगर पालिका को किया है और नगर पालिका लगातार ऐसे विकास के काम तो करती रहती है, लेकिन ऐसे और भी काम बुधवार को राज्य स्थापना दिवस की संध्या पर कोटाबाग क्षेत्र में उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक और उत्तरांचल उत्थान परिषद की संयुक्त पहल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मनोज पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड समेत कलुंगी विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार सतत रूप से प्रयासरत है और इसके अलावा जिन स्थानों पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसके लिए भी कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ की छोटी बड़ी समस्याओं को साथ में लेते हुए और इस पूरे कोटाबाग के सर्वांगीण विकास के लिए, पूरी कालाढूंगी के सर्वांगीण विकास के लिए सतत और अनवरत प्रयासरत रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि उसी मार्ग पर ले जाते हुए बिना लोभ लालच के, बिना स्वार्थ के समाज की सेवा में प्रभु लगाए। क्या अहम मुद्दे देखते हैं क्षेत्रवासियों को जो समाधान करने का प्रयास करेंगे जल्दी? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें जो कि विकास का द्योतक हैं, बिजली की भी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, उस सब का निराकरण के लिए एसएसपी श्वेता चौबे पौड़ी गढ़वाल का चार्ज लेने के बाद पहली बार कोटद्वार में आयोजित जनता दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को सुना। सबसे ज्यादा समस्याएं नशा, अतिक्रमण और ट्रैफिक से संबंधित रही, जिनका जल्द एसएसपी पौड़ी ने निराकरण कराने का जनता को आश्वासन दिया। और इस दौरान एसएसपी पौड़ी ने कहा कि ट्रैफिक से संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करने ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा, जिससे यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
जनता के साथ जो है काफ़ी एक लंबा इंटरेक्शन रहा और उनके द्वारा कई समस्याएं जो है वो रखी गई। प्रमुखता से जो बात रखी गई वो ट्रैफिक रिलेटेड थी। इसमें अभी जो है एक प्रॉपर ट्रैफिक का कोटद्वार शहर के लिए प्लान बनाया जाएगा और इसमें जो अतिक्रमण की बात रखी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और अन्य विभागों के साथ भी जो है प्रॉपर सहयोग लिया जाएगा और उसके बाद एक प्रॉपर प्लान और व्यवस्था यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। पुलिसिंग जो हमारा मेन है, अपराध नियंत्रण पे हमारा फोकस रहेगा। उसके अलावा कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, मजबूत करें, पुलिस की प्रेजेंस जो है वो और दिखाई दे। जैसा आज यहाँ कोटद्वार की जनता ने भी कई जगह बताया कि कुछ ऐसे इलाके हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ न्यूसेंस काफ़ी हो रहा है, वहाँ पे हम अपनी पेट्रोलिंग जो हमारी गश्त है उसको भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है जिले की और उसके अलावा हमारे हर थाने में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनाई गई है, उनको भी अभी और स्ट्रेंथन करेंगे और ना सिर्फ इसमें जो पेडलर्स हैं उस पर कार्रवाई होगी बल्कि उसके अतिरिक्त जो सप्लायर है, जो सप्लाई चेन है उसको भी हम तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अलावा नशे के विरुद्ध जो है जागरूकता अभियान पे भी हमारा फोकस रहेगा। नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर एसएसबी प्रशिक्षित गरिल्ला संगठन, आपको बता दें, अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस धरना प्रदर्शन को 4788 दिन पूरे होने पर आज गरिल्लाओं ने अल्मोड़ा के चौघान पाटा चौक में जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। इस दौरान गरिल्लाओं ने आगामी 26 जनवरी को उग्र आंदोलन, उग्र प्रदर्शन के साथ दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है। इस दौरान गरिल्ला संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि हमारे साथी नौकरियों और पेंशन की मांग को लेकर विगत 16 सालों से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू तक नहीं रेंग रही। आगे उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो आगे वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। आगामी 26 जनवरी को वो देहरादून से दिल्ली कूच करेंगे। हमारे गरिल्ला संगठन के साथी विगत 16 सालों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये गरिल्ला 1962 में जो भारत चीन सीमा पर भारत सरकार की सेना को कठिनाइयाँ आई थी, उनसे निपटने के लिए सीमावर्ती गाँव में ये गरिल्ला तैयार किए गए थे और इन्हीं में से एसएसबी में भर्ती किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, सन 2000 में इन लोगों को एसएसबी में भर्ती करना बंद कर दिया। तब से हम आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद समय समय पर राज्य और केंद्र सरकार ने हमारे लिए कुछ योजनाएं घोषित की, कुछ निर्णय लिए, उनको लागू नहीं किया है। उन निर्णयों को लागू करने के लिए आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम जो है इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारे यहाँ जो तेज़ी से चर्चा हो रही है, कई अन्य राज्य में भी इसमें शामिल होने वाले हैं। फिलहाल हम देहरादून से दिल्ली कूच का हम जनवरी में 26 जनवरी के दौरान कार्यक्रम बनाने की सोच रहे हैं और छोटी यात्राएं भी हमारी उत्तराखंड के भीतर निकलेंगी गरिल्ला संगठन की। कितने दिन हो गए? हमारे 4788 दिन। पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस पर बुधवार को रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने उचित सम्मान नहीं मिलने पर प्रभारी मंत्री चंदन रामदास के सामने कड़ी नाराजगी जताते हुए सम्मान लेने से इनकार कर दिया। इसी दौरान मंच पर शकुंतला राणा भी बेहोश हो गई और स्थानीय लोगों की ओर से डॉक्टर को बुलाया गया और इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम में उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अंत में सिर्फ उन्हें सामूहिक रूप से बुलाकर मंच पर फोटो खिंचा दी, जिससे उन्हें ठेस पहुंची, इसीलिए उन्होंने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। 1994 से पूरा भूमिका 2001 तक अपनी भूमिका निभाई है, जो कि आज तक मेरे पास पूरा प्रमाण पत्र भी समित हैं और 2018 में मेरे आदमी ख़त्म हुए और उसमें 2018 तक मेरे को पेंशन मिली और 19 से मेरी पेंशन आज तक वो नहीं हुई है। सरकार कह रही है कि आपकी पति की पेंशन मिल रही है। पति ने तो मेरी 60 साल नौकरी करी है और मैंने 7 साल तक संघर्ष किया है। जब उत्तराखंड 22 साल हो गए हैं तो हमने भी 7 साल तक पूरा उत्तराखंड तक बना के छोड़ा है और ये प्रूफ है
ये प्रूफ है, इसमें जितने आंदोलनकारी ये हैं, ये सच्चाई यही है। तो और भी प्रमाण पत्र मेरे पास हैं। अब मैं 4 साल से पौड़ी कलेक्टर देहरादून, और अभी शासन उसमें मेरा कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 3 बार मैं धरने में कलेक्ट्रेट में बैठी हुई है। ये दीदी भी थी मेरे साथ, इन दीदी ने भी साथ दिया, और जिलाधिकारी ने ऐसे लेटर दिया है कि इनको पति की पेंशन मिलती है। और देहरादून से हेल्पलाइन से जांच होने के लिए भी श्रीनगर आई, श्रीनगर से भी जांच होकर यहाँ आ गई, यहाँ से भी वो करके, तो मेरी क्या जांच करनी है? मानते हो आप? हमारे जो राजनीतिक इच्छा शक्तियाँ, जो राजनीतिक लोग हैं, उनके द्वारा इस राज्य में जो परिकल्पना की जिमल ऐसा राजनीतिक नेता अभी तक सशक्त नहीं हुआ है जो इस राज्य के पहाड़ के बारे में एक अच्छी योजना बना सके। ये आज तक कोई धरातल में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। पौड़ी की बात करें, यहाँ पे लगातार नगर पालिका अध्यक्ष कहता है कि मैंने विकास किया है, लगातार विधायक कहता है मैंने विकास किया है, लेकिन विकास के 10 यहाँ पे 4 मुख्यमंत्री यहाँ के दे चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज नेता पौड़ी से आते हैं, लेकिन विकास के कुछ। इस पौड़ी शहर का दुर्भाग्य यही है, यहाँ सारे लोग यहीं से आते हैं, और राज्य बनने के बाद इस शहर ने, पौड़ी शहर ने इस राज्य बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। परंतु दुर्भाग्य इस बात का कि इतने मुख्यमंत्री होने के बाद भी, इतने राज्य मंत्री होने के बाद भी किसी के द्वारा इस जो हमारा पौड़ी शहर है, पौड़ी जिला है, कोई ऐसा योजनाएं नहीं है। धरात बाबा की तो खड़ीचा तो पड़दान में बिछा रहा है। काशीपुर में 3 सरफरा कारोबारी से 3 अलग अलग फोन कॉल्स के जरिए 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी मिलने के बाद उधम सिंह नगर पुलिस सक्रिय हो गई है और रंगदारी को गंभीरता से लेते हुए जिले के पुलिस कप्तान ने काशीपुर पहुंचकर व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिया और पुलिस का कहना है कि धमकी भरे कॉल्स करने वाले को ट्रैक करके जल्द ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इसके लिए एसटीएफ के साथ साथ निकटवर्ती राज्यों की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि 1 नवंबर को दोपहर बाद काशीपुर के 3 अलग अलग सराफा कारोबारियों को एक के बाद एक कॉल्स के जरिए कुल 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। देखिए, उस घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया गया था। लगातार हमारी टीमें इसकी डिटेलिंग कर रही हैं कि ये जो कॉल आई थी ये किस जगह से आई थी। इसके अतिरिक्त भी उनके द्वारा कुछ समस्याएं उठाई गई हैं जिसके संबंध में उनको बताया गया है कि पुलिस पूरी तरीके से आपके साथ है। हम लगातार नियमित रूप से गश्त भी करा रहे हैं। हम वहाँ पे हमने अपने गनर भी दिए हुए हैं और जो ही इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई में हमें सफलता मिलेगी इस संदर्भ में जो उनको अवगत कराया गया है। गनर तो साहब हमें खाली एक 303 वाला बंदूक वाला गनर ही हमें मिला दिया गया है आज तक। और जैसे कि 2018 में मेरे भाई को पर इसी तरीके से एक नेपाल से धमकी आई थी और उसके बाद उन्हें शूट कर दिया गया 6-7 महीने बाद, जिससे कि अब मेरे पास और मेरे भांजे के पास इस तरीके की धमकी आई है। पुलिस को इसका संज्ञान देने के बावजूद भी आज 9 दिन हो गए हैं जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, ना ही हमें कोई प्रॉपर गनर दिया गया है। इस वजह से मेरे और मेरे परिवार के अंदर पूरा भय है और हम इस वजह से आके आज एडिशनल एसपी से मिले हैं, लेकिन अभी भी जो है हमें वही गनर वापसी देके आश्वासन देके वापसी भेजा जा रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 1 तारीख को धमकी आई थी, आज 9 तारीख हो चुकी है। डर और भय का माहौल बना ही हुआ है हमारे साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी। तो सर से जो हमारी वार्तालाप ये हुई थी कि गनर के ऊपर विचार किया जाएगा, लाइन से गनर भेजे जाएंगे। चूँकि आज लगभग 8 से 9 दिन पूरे हो चुके हैं और गनर भी अभी तक कोई चेंज नहीं हुए हैं, तो इस विषय में भी आज हम वार्तालाप करने आए थे। तो सर का कहना है कि सर ने हमें आश्वासन दिया और कहा कि जल्दी इस विषय में भी विचार किया जाएगा। और रही खुलासे की बात, तो अभी कहीं ना कहीं सर ने आश्वासन दिया है कि लगे हुए हैं, बाकी जैसा आश्वासन सर ने दिया है, कह रहे हैं कि हमारी टीम लगी हुई है, आगे तक मामला चल रहा है और कह रहे हैं उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खोल देंगे केस को। कब तक खोलेंगे? क्या वही उसकी वो तो कहते हैं, ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई ना, कब तक तो जो है वो करें, पर हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द मतलब जो है कोशिश है। सिक्योरिटी के लिए भी कह रहे हैं कि बात करते हैं आगे, एक बार अगर गनर चेंज होता है तो वो चेंज